देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जिनकी पार्टी को कई लोग कई सालों से खत्म होती पार्टी बताते रहे हैं, जबकि कईयों का मानना है कि ये सबसे साफ सुथरे लोग हैं। हाल के जेएनयू विवाद ने एक बार फिर सबका ध्यान इनकी ओर खींचा है। भारत की संसदीय राजनीति में हमेशा से हाशिए से केंद्र तक पहुंचने की कोशिश में जुटी सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। वामपंथी विचारधारा, देश के बड़े बुद्धिजीवी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा सीताराम येचुरी। तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे सीताराम येचुरी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में हुई। दिल्ली के प्रेसिडेंट्स एस्टेट स्कूल से येचुरी ने 12वीं की पढ़ाई की और सीबीएसई में देश भर में टॉप किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन और जेएनयू से अर्थशास्त्र में एमए करने वाले येचुरी छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए थे। 70 के दशक में वो छात्र संगठन एसएफआई से होते हुए सीपीएम में आए। सीताराम येचुरी इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। इमरजेंसी के बाद वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। 1992 में येचुरी सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य बने और 2005 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। 2015 में सीताराम येचुरी सीपीएम के महासचिव चुने गए। बड़े मुद्दों पर राज्यसभा में सरकार का विरोध करना हो या सड़क पर आम आदमी की आवाज उठानी हो, तो सीपीएम की तरफ से हमेशा मोर्चा संभालते हैं सीताराम येचुरी। टेनिस खेलने और संगीत सुनने के शौकीन सीताराम येचुरी कई किताबों के लेखक भी हैं। 63 साल के हो चुके सीताराम येचुरी इस समय एक ही मिशन में लगे हैं। मिशन है पश्चिम बंगाल और देश में लेफ्ट की खोई हुई साख को वापस पाना। येचुरी जी, ये जो साख को वापस पाने वाली बात है, क्या आपको लगता है कि जेएनयू आपके लिए खिड़की खोलती है, एक दरवाज़ा खोलता है वहाँ से भी? नहीं, दरवाज़ा तो जेएनयू का हर समय खुला ही था हमारे लिए, वो कभी बंद हुआ नहीं, ना हम समझते कि होगा। जेएनयू में जो हुआ आप उसको सही मानते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह के वहाँ पर नारे लगे, और मैं कुछ नारे आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वहाँ कहा गया, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, अफजल गुरु की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई को लाल सलाम, लाल सलाम। ये नारे वहाँ लगे, क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए, पहली बात ये तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, जहाँ तक देश की एकता और अखंडता का सवाल है, सबसे आगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रही है उसका विरोध करते हुए और देश की हिफाजत में, और रहेगी। और याद रखिए, हमारे मुल्क के अंदर महात्मा गांधी की हत्या एक कठोर हिंदू के बुलेट से महात्मा गांधी की हत्या हुई। आपके सिख एक्सट्रीमिस्ट के हाथ पे इंदिरा गांधी की हुई। एलटीटी के लोगों के हाथ पे राजीव गांधी की हुई। देश के अंदर एक्सट्रीमिज़म, हिंसा की राजनीति के अनेक रूप हैं। इन सब के खिलाफ हम खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं हो सकती। ये बात मैं हर बार कह चुका हूँ पार्लियामेंट में और बाहर। दूसरी, जो नारे अब पढ़कर सुनाए मुझे, ये कहा जाता है कि जेएनयू में ये नारे उठाए गए हैं। जो सबूत जो पेश कर रहे हैं आज, अभी उसी सबूत के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह उठे हैं कि वो सबूत फैब्रिकेट किए हुए हैं, और दिल्ली सरकार उसको भेजी है फोरेंसिक लेबोरेटरी में हैदराबाद में। वहाँ से जो रिपोर्ट आई अभी तक पब्लिक हुआ नहीं, लेकिन जो हमें दिल्ली सरकार के सूत्रों ने जो बताया कि वो ये कि ये सब डॉक्टर्ड है, ये सब फैब्रिकेटेड है, वो रही एक बात। तीसरी बात, हमने उसी दिन जब ये पूरा घटना देश के सामने आया, हम मिले थे
माननीय गृह मंत्री से, उन्हें कहा क्रेडिबल एविडेंस आपके पास जो होगी उसके ऊपर एक्शन अगर लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए, इसमें आपत्ति की बात नहीं, हमारी मदद रहेगी आपके साथ, हमारी समर्थन रहेगी, लेकिन एविडेंस क्रेडिबल हो। तब उन्होंने कहा, एक मिनट सुन लीजिए, कि हाफिज़ सईद की एक ट्वीट आई, तो तभी हमने कहा गृह मंत्री महोदय, पिछली बार पठानकोट के बारे में एक ट्वीट की जिक्र किया, आपने ट्वीट किया, उससे मुकर गए, अब फिर ये भी ऐसा ना हो कि इससे मुकर रहे, पहले ऑथेंटिसिटी मालूम कर लीजिए। बाद में पता चला दिल्ली पुलिस ने अलर्ट दिया कि ये एक फेक ट्वीट अकाउंट है। तो हम कह रहे हैं सबूत के आधार पर करिए, लेकिन उसको इस्तेमाल मत करिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी पे हमला करें। पर आप, और वही हो रहा है। आप नारों से इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस तरह के नारे नहीं लगाए गए। हम ये नहीं कह रहे, आप बताइए इस तरह के नारे लगे या नहीं लगे, असलियत क्या है पता चलिए। आप ये तो मानेंगे जिस तरह के पोस्टर उस कार्यक्रम के लिए लगाए गए, जिनमें बताया गया कि अफजल गुरु को जो फांसी हुई वो गलत थी, विरोध के लिए लगाए गए, या इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पोस्टर लगे या नहीं लगे? मेरे कहने की बात नहीं है, हम कह रहे हैं कि आप सच्चाई को जांच करके रखिए देश के सामने, हम रहेंगे सबसे आगे आपको समर्थन करने में, एक्शन लो। लेकिन सच्चाई क्या है, यहाँ पे आज हमारे मुल्क में ही नहीं, देश दुनिया के अंदर 100 से ज़्यादा मुल्क है जिन्होंने आपको डेथ सेंटेंस ख़त्म कर दी अपने अपने मुल्कों में। यहाँ पर भी डिमांड है कि डेथ सेंटेंस ख़त्म करो, तो उनको कहोगे आप देश के गद्दार हैं। ये कहीं की नेशनल जस्टिस होगी आपकी? पर बात एक आतंकी को फांसी की है, आप उससे कह रहे हैं कि नहीं फांसी लगनी नहीं चाहिए। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। तय पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सारी कार्रवाई उस पर हुई, राष्ट्रपति तक बात पहुंची और तब एक आतंकी को फांसी हुई। आप ये कह रहे हैं कि नहीं फांसी किसी को नहीं होनी चाहिए, ये अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं, फांसी किसी को नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल अलग है कि इस मामले में फांसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देश का कानून ने उसके आधार पर तय किया, और कानून जो है वो सबके ऊपर लागू है, तो इसके अंदर विवाद कहाँ से पैदा होता? मैं पूछ रहा हूँ, उस हालत में ये कहना कि ये जो फांसी हुई ये गलत हुई, ये फांसी नहीं होनी चाहिए भाई, अगर क्या अगर इस पर बात होती है, लोग ऐसा कहते हैं, इस आशय के पोस्टर लगते हैं, क्या आप उसको सही मानते हैं? मैं तो एक बहुत छोटा सा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। छोटा सवाल बस जवाब दे रहा हूं आपको कि अगर जो बातें आप कह रहे सच्चाई है तो सबूत के आधार पर इसको प्रमाणित करिए, और प्रमाणित करने का काम, कानून को लागू करने का काम, उसके लिए कचहरियां हैं, उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है जो जांच करेगी। जांच करवा के आप इसको रखिए केस को सामने, अगर अपराधी है तो कानून के आधार पर सज़ा दो, अगर अपराधी नहीं है तो वो एक बहाना बना के, और बहाना बनाने के लिए कारण बहुत बड़ा है देश में, और आज जो सरकार में है उनके लिए ये ऐसे बहाना वो खोज के निकालते हैं, नहीं तो उसकी सृष्टि करते हैं कि उसको बहाना बनाकर एक यूनिवर्सिटी पे हमला बोलो। और ये सिर्फ JNU तक नहीं सीमित नहीं है, ये हो रहा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये हुआ आपके फिल्म इंस्टीट्यूट में, ये हुआ IIT चेन्नई में, ये हुआ अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ये हुआ आज के दिन या कल शाम को बर्दवान में। ये सब उच्चतम शिक्षा की संस्थाओं पर हमला क्यों हो रहे हैं? आप ये सवाल तो पूछिए, सामने ये सवाल का जवाब चाहिए देश को। पर आप बात कर रहे हैं इस सरकार की, आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम DSU ने करवाया। RPN सिंह जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा 18 फरवरी 2014 को पार्लियामेंट में कहा कि इन पर नज़र रखी जा रही है, और ये डर है कि CPI माओइस्ट जो हैं उनके लोग जब बाहर आते हैं तो उनको ये प्रश्रय देने का काम करते हैं, ये एक शंका है। आप ये जो बचाव कर रहे हैं, वो बचाव जिनका आप कर रहे हैं उनकी एक भूमिका भी रही है, कोई बचाव का एक इतिहास रहा है। कोई बचाव नहीं हो रही दिबांग साहब, हम क्या मानकर चले आपकी बातों से? हमारे देश के अंदर कोई खुफिया एजेंसी नहीं है, हमारे देश के अंदर IB या आपके ऐसे कोई एजेंसी नहीं है। DSU सरकार कहती है कि ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है माओइस्ट की, वो कुछ काम करते हैं, पब्लिकली पोस्टर निकालते हैं, पता नहीं आपको? सरकार को पता नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये पता नहीं है आपको, क्या सरकार चला रहे हो आप? अरे लगने कैसे दिए आपने? क्या सरकार चल रहा है? अगर गृह मंत्री खुद अपने ट्वीट्स को वापस लेते, एक पठानकोट की और ये इसी JNU के बारे में,
ये ऐसा संगठन है डीएसयू जिस पर नजर रखनी चाहिए, आप ये बात कह रहे हैं आज? डीएसयू एक संगठन है जिसका नाम लिया गया ये सरकार नहीं, इससे पहले सरकार भी। अगर ये संगठन है जो खतरनाक संगठन है, उसके गतिविधियों पे आपका नज़र क्यों नहीं है, ये सवाल पूछ रहा हूँ। और एक सांसद होने के नाते संसद में पूछूंगा, क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो आप? यहाँ टैक्स पेयर का पैसा दिया जाता है, वहाँ इस तरह की घटना होती है। और आप फीस देखिए 100 रुपये महीना, एडमिशन फ़ीस केवल 100 रुपया, आपको मेडिकल मिलेगा। आपका जो मेस का खर्च है केवल 2000 रुपया। BA, MA, MSc का जो फीस है वो 216 रुपया। ये इतना सब करने के बावजूद जब बॉर्डर पर सैनिक मारे जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ छात्र अफजल गुरु की बरसी मना रहे हैं, अफजल गुरु के लिए गाना गा रहे हैं, अफजल गुरु के लिए कविता सुना रहे हैं। क्या ये ठीक है? क्या इसको सही माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। साबित करो, आप एविडेंस ले आओ, उसके ऊपर कार्रवाई करो। कौन रोक रहा भाई आपको? कौन रोक रहा है? और दूसरी बात, ये सब्सिडी की बात कही, आज सबसे ज़्यादा IAS, फॉरेन सर्विस और आपके IPS के ऑफिसर आते कहाँ से? JNU से। आपके सलाहकार कौन है? डिफेंस इंस्टीट्यूट, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के इंस्टीट्यूट, उसके हेड कौन है? JNU से। आपने स्पेशल सेल बनाया होम मिनिस्ट्री में, जो ISIS और उसका खतरा, उस आतंकवादी संस्थाओं का खतरा जो करने के लिए वो आते कहाँ से? JNU से। सब्सिडाइज करने के वजह से आपकी पूरी की पूरी, जो सरदार पटेल ने कहा, आपका स्टील फ्रेम, जो आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्टील फ्रेम जो है आपका पूरा तैयार होकर निकलता है वहाँ से। और ये यूनिवर्सिटी, हम माने कि ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जो है, आपका फॉरेन सेक्रेटरी आज का वर्तमान फॉरेन सेक्रेटरी वो आपका JNU का है। सब्सिडी देने के बाद निकले ये लोग ना, जो देश को चला रहे हैं, आप उल्टा कहते हो कि वो यूनिवर्सिटी में आतंकवाद पैदा हो रहे हैं। अरे जो आतंकवाद है वो यूनिवर्सिटी में हो, देश में हो, उसके ऊपर सबूत के आधार पर कार्रवाई करो। आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर वक्त में, जो दिबांग जो आपको सवाल पूछे बार बार, जिसको आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्कर्ट करते हुए निकल जा रहे हैं, क्या ये लगता है कि ये वो वक्त नहीं है लेफ्ट के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बीच में डिबेट करने का? क्योंकि आपको लगता है कि एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लड़ाई पूरे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के खिलाफ सरकार और संघ की तरफ से छेड़ी गई है? यार बिल्कुल, देखिए इसके अंदर कोई स्कर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं इशू को। लेफ्ट के बीच में ये विवाद चलती रही है, आज भी चलेगी और आज भी चल रही है। अल्ट्रा लेफ्ट को हमने आने नहीं दिया, जिस तरीके से अल्ट्रा राइट को भी नहीं आने दिया। 2 साल ABVP की कोशिश की थी आने की, वो इमरजेंसी के बाद, फ़ौरन बाद एक्चुअली, लेकिन वो वहाँ पे टिक नहीं सकी। वो टिक नहीं सकी दादागिरी से नहीं, वो टिक नहीं सही हमले से नहीं, वो टिक नहीं सही है बहस से। और हमारी पूरी की पूरी विवाद माओवादियों से क्या है, आज भी वही है कि हिंसा के आधार पर क्रांति की राजनीति नहीं चल सकती भाई। क्रांति की राजनीति चलना है तो लोगों के समर्थन चाहिए। लोगों की समर्थन अगर आपको चाहिए, बिना चुनाव में पार्टिसिपेट किए हुए वो संभव नहीं है। तो ये हमारी कोशिश है, हर समय रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह का कोई संगठन हो, उसका जो छात्र संगठन है, उस पर रोक लगा देनी चाहिए? इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। क्यों होनी चाहिए इस तरह की बातें? जो लोगों को मारते हैं, निर्दोषों को मारते हैं, उनका एक छात्र संगठन बनेगा, वो शहरों में आएंगे तो उन्हीं के साथ छुपेंगे, वही उनके लिए और चीजें मुहैया करके देंगे। ऐसे सरकार तय करे। आपकी क्या राय है? सुनिए, देखिए जानकारी हमारे पास नहीं है, जो सरकार के पास है। सिमी के ऊपर आपने पाबंदी लगाया कि नहीं? क्यों लगाए? छात्र संगठन है वो, तो सिमी के ऊपर आपने पाबंदी लगाया। अगर इस तरीके की आपके पास सामने सबूत है तो उसके आधार पर आप कानूनी व्यवस्था करिए, लेकिन उसको बहाना बना के पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला करो। आप जरा सोचिए ना, क्या कर रहे हो? ये एक बहुत बड़ा साजिश है। येचुरी जी, आप जिस तरह का बचाव कर रहे हैं, फिर बचाव उसमें आपके लिए जो जगह है वो लगातार सिकुड़ रही है। नहीं भाई, इसीलिए मैं उल्टा कह रहा हूँ दिबांग जी, मैं उल्टा कह रहा हूँ। जिस तरीके से आप वो साजिश के बारे में चर्चा करना ही नहीं चाहते, तो उसे लग रहा है कि किसी मकसद से आप ये डिस्कशन करवा रहे हो। ये साजिश कौन कौन कर रहे हैं उस पर हम लोग और बात करेंगे आगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ज़रूर सोचो, पर ऐसी सोचो कि आप ये भी सोचें कि लगातार भारत के टुकड़े होते जाएं,
लगातार ये कहें कि अब नहीं तो हम लोग हथियार उठा लेंगे। मतलब सोच कहाँ तक, आप सोच की जो आज़ादी है उसकी कोई सीमा होगी या नहीं होगी? यार दिमाग साहब, क्यों नहीं होगी सीमा? सीमा लगाने वाले कौन है? अधिकारी है, कानून है और लोग हैं सबसे बड़े। जेएनयू का ही छात्र एक, मैं बताऊं आपको, असम के अंदर उसकी कत्ल हुई थी उस ज़माने में जब हम स्टूडेंट जो थे, निरंजन तालुकदार। 1 महीने के बाद उसका शव मिला है टुकड़े टुकड़े करके, एक बोरी में बांध के एक कुएं के अंदर उसको डाल दिया गया। क्या था गर्व हमारे अंदर और जेएनयू में उस समय? हमारा साथी शहीद हुए हैं, उसके जिस्म का टुकड़े टुकड़े हुए हैं। नारा क्या लगता था कि हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं लेकिन इस देश को हम टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। वो है जेएनयू। आज तो इल्ज़ाम लगा रहे हो आप कि वो जो है देश के द्रोही है, देश विरोधी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेएनयू बदलता बदलता ऐसा हो गया है जो आज कहा जा रहा है कि ये देशद्रोहियों का अड्डा है? अरे कहा जा रहा है ना भाई, हम कह रहे प्रमाणित करके बताइए, प्रमाणित करके बताइए, सबूत ले आके दिखाइए। हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी देशद्रोही है। जिस तरह की जगह आपने फांक जो छोड़ दी है उसमें इस तरह की आवाज़ों को आज सुना जा रहा है और लोग बहुत मानते हैं कि ये सही बोल रहे हैं। ये आवाज़ सुन लीजिए एक बार। जेएनयू हो या जो संस्था, पैसे किसके लगते हैं? गांव गरीब किसान के पसीनों की पैसे होते हैं। वो सरस्वती का मंदिर है और सरस्वती के मंदिर में अगर भारत माता को तोड़ने का, देशद्रोह का षड्यंत्र चले तो उसको मंदिर समझना चाहिए या देशद्रोही का अड्डा मानना चाहिए? या तो इस पर कोई न कोई पहल अब करनी होगी नए तरीके से। जरूरत अगर पड़े तो अगर बंद भी करना पड़े ऐसी संस्था को तो बंद भी करना चाहिए, लेकिन देशद्रोह का केंद्र नहीं बनने। अब ये बताइए साहब, 4.68 लाख करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को माफ़ कर दी सरकार कल। किसका पैसा है? किसका पैसा है? ये सरमाएदार जो पैसे लेके और वो वापस नहीं करता कर्जा बैंक को, उसको छूट दोगे? वो देश के लोगों के नहीं है पैसा, उसी सरकार में है ये जो बोलने वाले हैं। अरे ये अड्डा बनने कैसे दिया? आपकी एजेंसी कहाँ है भाई, बताइए। पर येचुरी जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप निकल जाइए आज सोशल मीडिया पर देख लीजिए, मीडिया पर देख लीजिए, आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत कम लोग सुन रहे हैं। ये जो आवाज़ आ रही है इसको लोग सुन रहे हैं और इसको सही पा रहे हैं। जिस तरह का हल्ला इस समय है उसमें आपकी जगह बहुत सिकड़ी हुई है। आपकी मीडिया की अगर बात ही चली है इस तरीके की मीडिया की, तो अब तक बहुत कुछ हो जाता अपने मुल्क में। अब मीडिया क्या बता रही है, क्या दिखा रही है, वो भी आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि वो सब फर्जी माल है, वो बेनकाब हुई है। एक सवाल दिबांग जी, जेएनयू को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हायर एजुकेशन को आप टारगेट क्यों कर रहे हो? इस पर हम लोग आएंगे जी। ये जो इस समय जो देश में जो स्थिति है, जो राष्ट्रवाद की बात की जा रही है या देशद्रोह की, जिस तरह से ज़मीनी स्तर के ऊपर उस चीज़ को भाजपा को या उनके जो साथी हैं, जो लोगों का जनता में जो समर्थन मिल रहा है, उसमें आप लोगों का या कांग्रेस पार्टी या उसका मुकाबला नहीं कर पा रही ज़मीनी स्तर पे, इसका क्या कारण है? मुकाबला भाई साहब, मुकाबला होगा जब ये सवाल ज़मीन तक ले जाएंगे। हमला उन्होंने छेड़ दिया और पूरी की पूरी एक बहुत बड़ा हिस्सा, माफ़ कीजिए दिबांग साहब, एक पूरी की पूरी हिस्सा आपके मीडिया के भी साथ दी और उसके आधार पर वो क्या किए। अब साबित हो रहा है कि वो एविडेंस भी, जैसे मैं कह रहा था, वो भी फैब्रिकेटेड एविडेंस है। तो हम कह रहे हैं वो ज़मीन पर ले जा रहे हैं, ज़मीन पर ये चर्चाएँ आ रही है। और आप ही के दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे वो कमिश्नर जो बोलता है कि टिल यू प्रूव योर इनोसेंस यू आर गिल्टी, ये कभी सुना जूरिस्प्रूडेंस में? टिल योर गिल्ट इज प्रूव्ड यू आर इनोसेंट, ये उल्टा कहते ये पुलिस कमिश्नर है। और उन्हीं के चलते हुए आपके दिल्ली के अंदर देखो हज़ारों छात्र और नौजवान जो आए, वो क्या बैंड संगठन से आए हैं? अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जो प्रदर्शन जो हुई कल, और जिसके लिए ये छात्र और नौजवान जो जुटे हैं उसके साथ, क्या वो सब बैंड लोग हैं?
वो सब टेररिस्ट है। किस देश की बात कर रहे हो भाई? ये भी तो देशवासी है, यही है हमारा भविष्य इस देश का। अगर ये लोग सब इसके खिलाफ गुस्से में उतरा रहे हैं तो इसका मतलब जरा सोचिए तो सही। अपनी एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ इसको तोड़ मरोड़ कर आपको पेश करना है, जो हो रहा है तो उसका विरोध करना है, कर रहे हैं। यही सेडिशन एक्ट है जिसके चलते हुए महात्मा गांधी को अरेस्ट किया था। यही सेडिशन एक्ट है, वो कानून तब से आ रही है। यही सेडिशन एक्ट है जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने वादा किया था कि इसको आज़ादी के बाद हटाएंगे, लेकिन हटाया नहीं। यही सेडिशन एक्ट है जिसके चलते हुए भगत सिंह ने फांसी को चूमा। अब ये सेडिशन एक्ट जो गुलामी के ज़माने में अंग्रेज़ों ने जो लाए, अब उसको इस्तेमाल कर रहे हो आप। दुरुपयोग और जो साजिश की आप लगातार बात कर रहे हैं, एक और ये शख्स हैं, ये भी साजिश की बात कर रहे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। मुझे बताइए, ये यूरिया का नीम कोटिंग हुआ तो केमिकल वालों के यहाँ जो चोरी होती थी तो उनको मोदी पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मोदी के खिलाफ कुछ भी होगा तो उसको वो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले विदेशों से धन आता था, कुछ एनजीओ को हमने कहा भाई आए भले आए, हिसाब तो दो। हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो वो सारे इकट्ठे हो गए, मोदी को मारो, मोदी को मारो, हमसे हिसाब मांग रहा है। जब से हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो ये सारे इकट्ठे हो गए और सुबह शाम षड्यंत्र करते हैं कि मोदी को कैसे खत्म किया जाए, मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए, मोदी की बेइज्जती कैसी की जाए। मोदी साहब ये सवाल उठाने से पहले कई वर्षों से हम उठा रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। विदेशी पैसों से चलने वाले एनजीओ के ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी तो रखिए। अच्छी बात है अगर ये कर रहे हैं तो। ये सवाल तो हमने उठाया। और ये केमिकल कंपनियों को जो फ़ायदा हो रहा है, ये इस तरीके का धोखा हो रहा है, ये सवाल तो हम उठाते रहे। अगर सरकार करी तो अच्छी बात है, इसमें तो हम कहाँ शामिल हैं। अभी के एपिसोड में हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना, हर चीज़ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं। सिर्फ आप ही नहीं, दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टियां भी, कांग्रेस में भी हम देख रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपका एक ट्वीट देखा जिसमें आपने प्रधानमंत्री को सीधे जिम्मेदार बताया। इफ यू रिकलेक्ट, आपने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है इस मसले को लेकर, जेएनयू को लेकर, टैसिट उनका सपोर्ट है। मेरे कहने का मतलब पीएम जिम्मेदार है, उन्हीं के मंत्री बोल रहे हैं। आपने भी दिखाया एक टिप्पणी उनके सांसद को। ये सब उन्हीं के सांसद बोल रहे हैं, उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री बयान दे रहे हैं। मेरा जो रिएक्शन था वो इन पे था। हम कहते हैं गैर जिम्मेदारी बोल रहे हैं। अगर ये बोले जा रहे हैं तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमें कहते हैं कि रामजादे हो, या अब कुछ वो बात अगर बोल दूं मैं तो आप कहेंगे कि ये अनपार्लियामेंट्री है। उनके मंत्री कहते हैं कि अगर नहीं तो आपको पाकिस्तान जाना होगा, समर्थन नहीं करोगे। उनका अध्यक्ष कहता है बीजेपी का, पाकिस्तान के अंदर दिवाली मनाई जाएगी अगर वो हारे। हमने प्रधानमंत्री महोदय से एक ही सवाल पूछा उनसे, क्या ये आश्वासन दोगे आप संसद को और देश को कि जो भी कानून विरोधी ऐसे टिप्पणियां करता है उस पर कानून के आधार पर कार्रवाई होगी? आज तक येचुरी इसमें कोई ना आश्वासन ना रिएक्शन मिली। जेएनयू जो विवाद हुआ उसमें आपको लगता है कि अच्छी भूमिका किसने निभाई, राहुल गांधी ने या अरविंद केजरीवाल? जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो उसमें वामपंथी कुछ ढीले दिखाई देते हैं। इस तरीके की आतंक और तनाव और हिंसा की राजनीति आज जो बंगाल में है, उससे जनता मुक्ति चाह रही है। आपको क्या लगता है, जो अभी मैं देख रहा था लोकसभा में भी ये बात हो रही है कि जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो उसमें वामपंथी कुछ ढीले दिखाई देते हैं? कहाँ ढीले? और इसमें सुन लीजिए, और इसमें देखिए, बीच में अचानक मुझे रोक रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात मेरी सही पहुंच रही है। गलत आरोप लगा रहे हैं जी, पर सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज के वक्त 1962 में लगातार आप पर सवाल उठते रहे, आपकी भूमिकाओं पर सवाल उठते रहे। अब जब इसको इतनी तेजी से उठाया जाएगा और इस हवाले से उठाया जाएगा कि वामपंथी संगठन था जो इस तरह के नारे लगा रहा था, और आगे बड़ा चुनाव आने वाला है, आपके लिए बड़ा चुनाव है पश्चिम बंगाल का, क्या जवाब देंगे आप? जवाब स्पष्ट रूप से दे रहे हैं हम। ये सवाल आज नहीं, हर बार
हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से हर बार ये बात उठाते थे। 1942 की ले लीजिए आप, उसका जवाब हम तो देते रहे। आज पूरी की पूरी सूची दिखा देंगे आप। आज काला पानी में जाइए, वहाँ पर पूरी की पूरी टैबलेट लगाई हुई है, कौन कौन थे यहाँ पे। उसके अंदर देखिए 80% भी ज़्यादा जो नाम लिखे गए वो सब कम्युनिस्ट बने हैं, वहाँ से जो रिहा होके निकले या मरे कम्युनिस्ट होके वहीं पे। अरे कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहने वाले अफवाहें आज की बात नहीं, कई दिन से आ रहे, कभी नहीं टिके। लेकिन इसका जवाब किसने दिया? देश के चुने हुए राष्ट्रपति। कब दिया? 1942 की 50वीं सालगिरह पे। कहाँ पे दिया? पार्लियामेंट में मिडनाइट सेशन हो रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने में। उसके अंदर शंकर दयाल शर्मा जी की स्पीच, उन्होंने होम डिपार्टमेंट ब्रिटिश का उनकी डिस्पैच को कोट करते हुए कहा, कोट किया उन्होंने उस स्पीच में, कहा द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट इज दैट ऑफ कन्फर्म्ड एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशनरीज। हम नहीं बोल रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा जी देश के राष्ट्रपति वो बता रहे हैं। आपने कहा कि एक्सट्रीमिज़म का हमेशा सीपीएम विरोध करती रही है किसी भी तरह का, और आपने गोडसे से शुरू करके एलटीटी तक आप लेकर आए। जब भी इस्लामिक कट्टरवाद की बात आती है तब लेफ्ट का रवैया कुछ धुलमिल सा लगता है। जब इस्लामिक कट्टरता की बात आती है तो लेफ्ट का रवैया ये जिहादिज्म और कम्युनिज्म कब से एक होने लगता है, और जेएनयू से उसको क्यों जोड़ा जाता है? ये कतई गलत आरोप है, कतई। और हम समझते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है लेफ्ट के खिलाफ, हमारे खिलाफ। आज बताइए आपको कश्मीर वैली में कौन सी पार्टी है वहाँ पे जिसका एक चुना हुआ प्रतिनिधि एमएलए बनकर आता रहा, आ रहा है, अभी भी एमएलए है, जो इन्हीं आतंकवादियों से लड़कर पूरे खतरे का सामना करते हुए देश की सरकार घोषित करती है, केंद्र और जम्मू एंड कश्मीर की, कि जेड कैटेगरी की उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो उतना टारगेट है इसी एक्सट्रीमिस्ट का। वो है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम का। कैसे लगा रहे हो यार हो कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के बारे में जब आते ही हम जो है कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए, देश की एकता और अखंडता के बारे में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है सीपीएम, ना करेगी। आप समझ लीजिए स्पष्ट रूप से। प्रोग्राम के अंत में आकर आप कहोगे कि समय नहीं है, ख़त्म हो गया, लेकिन इस साजिश के बारे में तो बात करें आप। क्यों आपको लग रहा है उच्च शिक्षण संस्थान है उस पर हमले हो रहे हैं? विचारधारात्मक टकराव जो हो रहा था देश की आज़ादी के आंदोलन के समय से, वो रही है तीन मुख्य धाराओं के बीच में। एक, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र भारत बनेगा, वो था मुख्य धारा कांग्रेस का, जिसका नेतृत्व दे रहा था। वामपंथी धारा कह रहा था तो राजनीतिक आज़ादी को आर्थिक आज़ादी के रूप में बदलना है हर इंसान के लिए। वो समाजवाद की ओर हमें जाने की ज़रूरत है। वही उद्देश्य जिससे भगत सिंह फांसी छूमे थे, वो हमारा व्यू था। इसके बीच में टकराव रही है हमारी कांग्रेस के बीच में हर समय। तीसरा जो धारा उभर कर आई, जो जुड़े हुए भाई थे दो, जिनका ये कहना था कि देश की चरित्र आज़ादी के बाद वो चरित्र होगा देश के लोगों की धार्मिक भावनाओं के आधार पर। एक इस्लामिक स्टेट की बात आई मुस्लिम लीग की, अफसोस की बात है देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ। और दूसरा जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, आज हिंदू राष्ट्र को बनाना है तो देश के अंदर ये जो मिला जुला सांस्कृतिक इतिहास है हमारा, हमारी सभ्यता है, उसको बदल कर आपको पौराणिक कहानियों के इतिहास में ले आना है। अगर ये काम करना है तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन को आपको कंट्रोल करना है। तो ये है उनकी पूरी की पूरी साजिश। क्या सीपीएम फाइनली जातिवाद को एक राजनीतिक सच्चाई के तौर पे एक्सेप्ट कर रही है? और क्या आप मानते हैं कि जो जाटों ने आरक्षण का मांग उठाया है और जिसके कारण ये हिंसा वगैरह इतनी जोरों शोरों से हुआ है, वो जायज़ मांग है क्या? देखिए, जहाँ तक जाटों का मामला है या पटेलों का मामला है गुजरात में, वहाँ पर भी काफ़ी हिंसक आंदोलन चल रही थी। उनको यही सेडिशन लॉ में उनके लीडर को आपने गिरफ्तार किया। या आपके कापुओं का है आंदोलन आपके आंध्रा में।
ये सब हो क्यों रहे? क्योंकि आर्थिक संकट आपकी इतनी गहरा होता जा रहा है इन सब समुदायों में, जो उतने पिछड़े नहीं हैं जितने बाकी पिछड़े हैं, उन सब में भी अब ये समझ आ रही है कि बिना आरक्षण के हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी। इसका हल कहाँ पे है? ये जो अर्थव्यवस्था जो आपकी जो बिगड़ते जा रही है उसको सुधारने में है ना। और जहाँ तक जातिवाद की बात आपने जो कही, देखिए जातिवाद की असलियत को हमने कभी नकारा नहीं, लेकिन पहचाना नहीं, ये गलत है। जातिवादी शोषण को, जातिवादी व्यवस्था को और उसके आधार पर जो शोषण होती है, इसको हम ना सिर्फ पहचाना, उसके खिलाफ लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं। और आज भी जनरल सीटों में से एक आध होंगे बाकी पार्टियों के आपके, लेकिन एज ए रूल सीपीआईएम जनरल सीटों में से दलितों को जितवा कर भेजने के काम हमारे देश की राजनीति में पहला शुरू किया, आज भी हम बरकरार रखते हैं। कभी कन्हैया की गिरफ्तारी, कभी वाटर, कभी फायर, कभी हुसैन की पेंटिंग, इन सब सवालों पे तो सीपीएम और लेफ्ट बड़ी मजबूती से लड़ती है और ये बीजेपी को भी या संघ परिवार को भी सूट करता है। लेकिन पूरी की पूरी आर्थिक नीति, पूरी की पूरी विदेश नीति से मुंह छुपाए रखें। कहाँ साहब, जब तक यूपीए सरकार थी इसके जन विरोधी जो श्रम कानून लाने की बात जो कर रहे हैं उसको होने नहीं दिया। ग्रामीण रोजगार योजना हो, आपके आदिवासियों के लिए उनकी जंगलों पे मतलब उत्पादन पे उनकी अधिकार हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड सिक्योरिटी हो, ये सब कभी सरकारों को आपने देखा करते हुए बिना कोई दबाव के? ये सब करवाए हम। आपके पार्टी के अंदर जो एक अंतर्द्वंद है उसकी बात करते हैं। आगे वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाला है, आपका पार्टी का कांग्रेस कहता है कि किसी के साथ अलायंस नहीं करता है, आपकी सेंट्रल कमेटी कहती है किसी के साथ अलायंस नहीं करना है। आपके वेस्ट बंगाल की यूनिट बहुत डेस्परेट है अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए कि वो किसी तरह से चाहती है कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो कांग्रेस के साथ चले। तो बंगाल में क्या आप कांग्रेस के साथ चलेंगे? देखिए, इसके अंदर स्पष्ट हमारी पार्टी कांग्रेस में ये निर्णय ले चुके हैं, ना कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन होगा, ना कोई मोर्चे में हम जाएंगे। पर आपको मालूम है कि इस पर जो सर्वे किया एबीपी न्यूज़ ने और एबीपी आनंदा ने, अगर अकेले लड़ें तो टीएमसी को 197, लेफ्ट को 74, कांग्रेस को 16 और अन्य के खाते में 7 सीट। और अगर आप मिलकर लड़ते हैं तो भी टीएमसी को 182, कांग्रेस और लेफ्ट को 107 और अन्य के खाते में 5 सीटें। तो आंकड़े तो बहुत साफ कुछ कह रहे हैं। इस हालत में आपकी नैया पार कैसे लगेगी? देखिए, आज तक शुक्र यही है कि इस तरीके के पोलों का और असलियत के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। बेचारे गुजर गए आर.के. लक्ष्मण साहब, उनका एक बहुत बेहतरीन कार्टून था। आप भी इतने गंभीर है, आपको भी हंसी आएगी, इसको एक मिनट जरा सुन लीजिए दिबांग साहब। वो कार्टून में ये था कि एक साहब जो है घर लौटाते हैं, अपनी बीवी को बोलते हैं यार गलती हो गई मेरे से कि मैं गलत खामे में ठप्पा मार दिया। तो पत्नी बोलने लगती है कि देखो मैं बोला था आपको ध्यान रखना वगैरह वगैरह। तब उसने फ़ौरन बोला कि ना फिक्र मत करो, मेरी गलती को मैंने सुधार लिया। एग्जिट पोल हो रहा था बाहर, उस पे अंदर मैंने सुधार लिया। देखिए, बोला ना, आपको भी हंसी आएगी। तो अब ये पोल्स जो होते हैं अपने मुल्क के अंदर, ये रहे अपने जगह। कॉमरेड, मेरा एक सवाल है। नहीं, मैं इस सवाल का एक बात सवाल यहाँ पर है कि आज जिस तरीके की प्रशासन कहिएगा या जिस तरीके की आतंक और तनाव और हिंसा की राजनीति आज जो बंगाल में है, उससे जनता मुक्ति चाह रही है। सवाल वो है सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, नहीं। और उससे मुक्ति पाना है तो जितना कमज़ोर होंगे आज के शासक उतना बेहतर। सीपीएम एक दोहरी मापदंड पे जा रहा है, ये हिपोक्रेसी है कि आप कांग्रेस को हराना चाहते हैं केरल में, वो भ्रष्ट है। असम में जहाँ पे बीजेपी मेन कंटेंडर होके आ रहा है, वहाँ पे आप कांग्रेस को हराना चाहते हैं क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है। तो बंगाल में आज ये साफ तौर पे बता सकते हैं कि बंगाल में कांग्रेस क्या है, इसके साथ अब क्यों जा रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं भाई? नहीं जा रहे। तो आप नहीं जा रहा है ये मान के चलो। अब ये आप फिर से कह रहे हो।
मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। हमने यही स्पष्ट कहा, कांग्रेस के साथ ना मोर्चा, कांग्रेस के साथ ना समझौता। तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाओ, बंगाल बचाओ, बीजेपी सरकार हटाओ, देश बचाओ, ये नारा है। इस नारे को लागू करने के लिए क्या है ठोस प्रस्ताव, वो वहाँ की राज्य कमेटी तय करके बताएगी, उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। निर्णय कोई हुआ नहीं। कांग्रेस से किसी भी हालत में गठबंधन आप नहीं करने वाले हैं? हाँ, सीधा बोला, ना मोर्चा होगा ना कोई गठबंधन है। और ऐसा तो नहीं है कि कल आप पलट जाएं, कहें कि राज की जो यूनिट थी वो ये कह रही थी कि इस तरह का होना चाहिए, हमने उनकी बातों का ध्यान दिया क्योंकि वो ग्राउंड में हैं, वो असलियत जानते हैं, इसलिए सीताराम पलटे, मुझे बोलना पड़ेगा, और उन्होंने गठबंधन कर लिया। ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, अब हमने उसके साथ साथ एक और बात कही जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमने कहो जनता के अंदर ये भावना जो है आज की आतंक और हिंसा की राजनीति को कमज़ोर करे बंगाल में, उसके आधार पर वहाँ की पार्टी जो गएगी, उसके आधार पर जो भी निर्णय लेने होंगे हमारी केंद्र कमेटी पॉलिट ब्यूरो लेगी। अगर कल वो तय कर लेते हैं कि कांग्रेस के साथ जाना है तो आप जाएंगे कांग्रेस के साथ? यार, ये हमारी पार्टी की बात है ना, और हमारे पार्टी में अगर मगर नहीं होता। हमारे पार्टी के अंदर स्पष्ट रूप से वो बताएंगे अपने कारण, किस वजह से वो क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम अपनी राय लेंगे, सही है गलत है, करो या ना करो। स्पष्ट है भाई, हम खुले रूप से कर रहे हैं हमारी राजनीति। क्या आपको मजबूरी है कि आपको ऐसे खेल करने पड़ते हैं कि सुन लीजिए सवाल कि 10 वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हुए हैं उनको आपका एक सीधी सी बात नहीं समझ में आती, क्यों आप इतना खेल करते हैं? हम तो समझते थे आप बहुत साफ लोग हैं, सीधी सादी बात करते हैं, बिल्कुल। क्यों आप जलेबी बनाते हैं? बिल्कुल साफ है, और जलेबी भी तो एकदम साफ होती है, मतलब अच्छा लगता है खाने में। और आप सुनिए, आपका मैं बताऊँ समस्या क्या? समस्या ये है कि आप देखना चाहते हो ये सफ़ेद है ये काला है। आप चाहते हो बताइए क्या काला है क्या सफ़ेद है, काले के साथ जाएंगे सफ़ेद के साथ जाएंगे। असली दुनिया तो बीच में ग्रे मैटर है भाई, और ये भी ग्रे मैटर है। जेएनयू के मुद्दे पर राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेकर बहस शुरू हो गई है। अभी राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण में कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम यही राष्ट्रवाद है, इसको आखिर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं और इसका क्या मायने हम समझें? बिल्कुल यही मैं कह रहा था, जो 3 धाराओं के बीच में जो टकराव की बात हम कह रहा कि राष्ट्रवाद क्या है, सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे दुनिया में इसके ऊपर बहस कई मतलब अरसों से चल रही है, आज भी चल रही है। आज ये अचानक ये बात नहीं हुई कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल छपा इंडिया के बारे में, या फ्रांस का ले मोंड का एडिटोरियल छपा इंडिया के बारे में। राष्ट्रवाद का शब्द वहाँ पर कई लोगों के लगता है कि ये बहुत ही रिएक्शनरी शब्द है, प्रतिक्रियावादी। आखिरकार फांसीवाद का भी उभार राष्ट्रवाद को इस्तेमाल करके ही हुआ था। इसके ऊपर बहुत बड़ा बहस है इंडिया के अंदर। थोड़ा आसान भाषा में आप बता सकें इसको कैसे परिभाषित किया जाए? वैसे परिभाषा, शासक वर्ग की पार्टी का शासन राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद है अपने देश की हिफाजत, अपने देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना, और इसका मतलब है अपने देश के अंदर जितने विविधताएं हैं उस विविधताओं को समानता से आपको न देखना और उसका इज्जत करना। अभी तक कम्युनिस्ट पार्टीज़ में देखा ये जाता था, और ये चुनाव से भी संबंध है इसका, कि विचारधारात्मक द्वंद्व रहता था एक विचारधारा के भी उसमें, और उस आधार पे पार्टी लाइन को लेकर भी मतभेद होते थे। लेकिन अब गुटबाजी कई बार लगता है जैसे व्यक्तिगत स्तर पर और विचारधारा के सवालों पे नहीं है। खासकर केरल के संदर्भ में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वहाँ भी बीजेपी एक उभरता हुआ एक दल है जहाँ, और उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद कई बार गए। देखिए, यहाँ तक हमारे पार्टी के अंदर जो भी आप कहिए, हम कहते हैं फैक्शनलिज्म हो, गुटबाजी हो, ऐसी बातें, ये हमारे पार्टी के अंदर उसको सुधारने के लिए पूरी की पूरी कोशिशें जारी है और ज़्यादा हद तक सुधरे हैं। अब इसी हाल में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हुए उसके अंदर ये कहीं नज़र नहीं आया, तो इसलिए हम समझते हैं कि इसको हम ओवरकम कर रहे हैं और करेंगे। हमने यही कहा केंद्र कमेटी के अंदर 2 ही प्रिंसिपल्स है जिसके आधार पर केरल में पार्टी आगे बढ़ेगी। एक, पार्टी के भीतर सामूहिक एकता,
दूसरा, सीधा हम जाएंगे, हमारा जुड़ाव रहेगा जनता के साथ। मैं केरला का एक प्रमुख अखबार का ऑनलाइन एडिशन देख रहा था अभी, तो उसने लिखा है कि प्रकाश कराट का कोट करते हुए कि कांग्रेस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक पार्टी एट ऑल। दूसरी बात कहा, अगर सीताराम पार्टी कांग्रेस का लाइन से भटकते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या सच है? ऐसी कोई चर्चा हुई थी अभी? कोई चर्चा ऐसी नहीं हुई थी, लेकिन कोई भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तो पार्टी से इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना। इसके अंदर नई बात क्या है भाई? अगर इस्तीफा नहीं देता और पार्टी के अंदर रह के पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है। इसके अंदर नई बात क्या है? तो सवाल यही है कि लाइन है पार्टी की, समझ है, उसको लागू कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है सीताराम येचुरी 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। पश्चिम बंगाल में आप अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका ज्यादा फायदा किसको होगा? जेएनयू जो विवाद हुआ उसमें अच्छी भूमिका किसने निभाई? राहुल गांधी ने या अरविंद केजरीवाल? बेहतर प्रधानमंत्री आपको अब तक कौन लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? जेएनयू जो विवाद हुआ उसमें आपको लगता है कि अच्छी भूमिका किसने निभाई, राहुल गांधी ने या अरविंद केजरीवाल? जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो उसमें वामपंथी कुछ ढीले दिखाई देते हैं। इस तरीके की आतंक और तनाव और हिंसा की राजनीति आज जो बंगाल में, उससे जनता मुक्ति चाह रही है। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दौर है रैपिड फायर का। येचुरी जी, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है और एक तीसरा ऑप्शन भी है, आप कह सकते हैं पास, यानी आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। और 5 में से 3 जवाब आप देते हैं तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज़ की तरफ से। शुरू करें? बताइए। नहीं, उसके तोहफे के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि शुरू करिए। मैं दिलचस्पी के लिए कह रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में आप अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका ज़्यादा फायदा किसको होगा, वामपंथियों को होगा या कांग्रेस को? दोनों में से एक चुनना है आपको। बस ये, क्योंकि गठबंधन तो होगा ही नहीं, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, पास। जेएनयू जो विवाद हुआ उसमें आपको लगता है कि अच्छी भूमिका किसने निभाई, राहुल गांधी ने या अरविंद केजरीवाल ने? दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। आप कहते हो नहीं, चुनिए इन दोनों में से। ये रैपिड फायर है, इसमें सवाल आपसे पूछा गया सवाल है कहाँ पूछ रहे हो? कि जेएनयू का जो विवाद हुआ, 2 लोगों ने उसमें भूमिकाएं निभाई, ज्यादा सही भूमिका आपको किसकी लगती है, राहुल गांधी की या अरविंद केजरीवाल की? अब ये पुरानी एक वो है चुटकुला, आप जानते होंगे। क्या आपकी बीवी को मारना बंद किया कि नहीं? हाँ या ना बताइए। अगर हाँ तो पहले मारते थे, ना तो अभी भी मार रहे हो। जी, इस कार्यक्रम में मैं ये चुटकुला सुन चुका हूँ इस पार्ट में। तो आप इसको पास कर रहे हैं? किसको? इस सवाल को। और क्या? सीपीएम की ज़्यादा बड़ी भूल क्या रही? जिस तरीके से आपने न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर कांग्रेस से रिश्ता तोड़ा, या सिंगूर आंदोलन से जिस तरह से आप निपटे? दोनों में भूल हुई है, दोनों में नुकसान ज़्यादा हुई बड़ी है। भूल कौन सी रही? दोनों में, लेकिन दोनों में हमारे सिद्धांतों के आधार पे दोनों सही रहे। इतनी जाती मत करो, आप सीधा सवाल पूछो कि हाँ या ना बोलूंगा मैं। येचुरी जी, आप इतने गंभीर मत होइए, इसमें थोड़ा सा हल्का हो रहा है। मेरे आप इसको उल्टा इल्जाम लोग लगाते हैं कि मैं तो हंसी मजाक में उड़ा देता हूँ। तो क्या जवाब है? ये भी पास। अब आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हो। हाँ? बेहतर प्रधानमंत्री आपको अब तक कौन लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? वाजपेयी साहब। चलिए, एक जवाब तो दिया आपने, एक सवाल पूछा आपने। जिस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं वो सवाल ही नहीं है। अरे सवाल ही नहीं है तो कैसे जवाब दूं मैं, बताओ। ठीक है। आपकी जो सीपीएम है वो जो इतना फैल नहीं पा रही है जिस तरह से इसको फैलना चाहिए, क्या सोच में कमी है
या लोगों को समझाने में कमी है? समझाने में, सोच में भी कभी है, उसको दुरुस्त कर रहे वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा अगर तुलना करना चाहते हो समझाने में। खैर चलिए फिर भी, अरे नहीं, फेल वालों को मत देना आप। नहीं, फेल वालों को देना भी गलत है, स्वीकार करना भी गलत है। चलिए, अब मैंने तो गलती कर रहा हूँ, आप भी गलती कीजिए। थैंक यू सो मच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज़।